हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर हम देख रहे थे, है ना। और उसका भी हमने एक टॉपिक देखा था जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, मतलब हाइट। तो हाइट के हिसाब से कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो उसके बाद का टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। अभी डेप्थ क्या हुआ था, लास्ट वीडियो में हम अर्थ सरफेस से ऊपर गए थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अर्थ सरफेस के अपन नीचे जाएंगे, ठीक है, विथ डेप्थ, ठीक है। तो लास्ट वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि कंपैरिजन जब हम करेंगे ना तो आसान हो समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए न्यूटन का जो लॉ है फोर्स का, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन का, कोई भी हो, ये दो बॉडीज जब हम कंसिडर करते हैं ना तो उन दो बॉडीज को बॉडीज के हिसाब से हम नहीं स्टडी करते हैं किस हिसाब से स्टडी करते हैं, एज अ पार्टिकल। और हम मानते हैं न्यूटन्स लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ मोशन जो आपने पढ़ा है, उसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को नहीं पढ़ते हम कोई भी फोर्स पढ़ते वक्त। हम क्या करते हैं कि होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सनट्रेटेड, मतलब क्या, एक जगह पे एक्यूमुलेट होना, मतलब एक जगह पे कंसिडर करते हैं हम उस मास को कॉन्सनट्रेटेड एट द सेंटर। और उसी सेंटर को क्या बोला जाता है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी का शेप सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब स्फीयर है, ठीक है, रिंग है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसे शेप्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो उनका जो सेंटर ऑफ मास जो है, वो सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्फीयर है, बोलो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे मिलेगा उसका, क्यों, क्योंकि ये बॉडी है सिमेट्रिकल, ठीक है। ये है ट्रायंगल को सेंटर नहीं होता है, ट्रायंगल को होता है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यहाँ पे आता है, तो यहीं पे क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये है हमारा स्क्वायर का सेंटर ढूंढो, ये है, तो ये सेंटर में ही क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए। और अर्थ जो है, अर्थ को हम मानते हैं, एक्चुअली है नहीं, अर्थ क्या है, इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म स्फीयर। उसका शेप हम क्या मान के चलते हैं, जो स्फीयर है नहीं, एक्चुअली अर्थ का शेप जो है ना वो कद्दू जैसा है, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है, बल्ज है एट द इक्वेटर, है ना। अर्थ जो होती है, ये जो लाइन जाती है ना सेंटर से, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे ऐसी बल्ज है, ठीक है। और जो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, वो वहाँ पे क्या है, फ्लैट है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो इस तरीके से होती है हमारी अर्थ, और ये फ्लैट, पोल्स पे फ्लैट और यहाँ पे ऐसी बल्ज कद्दू जैसे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, पढ़ाई के लिए, कैलकुलेशन के लिए आसान हो, मेजरमेंट्स के लिए आसान हो, इसके लिए हम मान के चलते हैं, एक्चुअली है नहीं, मान के चलते हैं। और आगे भी वही कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्फीयर। अब यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब क्या, उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम एवरीवेयर, ठीक है। एक्चुअली ये भी कंसेप्ट गलत है, मतलब सच नहीं है, गलत या सही का नहीं है यहाँ पे है सच और झूठ, है ना। डेंसिटी हम सेम मान के चलते हैं, ठीक है, एक्चुअली वो भी है नहीं, ठीक है। तो दो एजम्पशंस है यहाँ पे कि अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी अ परफेक्ट स्फीयर विथ, दूसरा एजम्पशन क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, विच इज नॉट द केस इन रियलिटी। सही में ऐसा नहीं है, ठीक है, सच में ऐसा नहीं है, ठीक है। लास्ट वाली केस देखते हैं। लास्ट केस क्या था, जी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। उसमें क्या था, ये अर्थ थी, ठीक है, अर्थ के अलावा कोई प्लैनेट होता है, लेकिन अपन बार बार अर्थ ही बोलेंगे। ये सारे कंसेप्ट सारे प्लैनेट्स के लिए अप्लाई होते हैं। और बॉडी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे देखना, इस बॉडी का मास m है, स्मॉल m, और हमारे प्लैनेट का मास है कैपिटल है। जब हाइट के हिसाब से हम स्टडी करते थे तो क्या होता था, होल अर्थ जो थी वो सारी पूरी की पूरी अर्थ क्या कर रही थी, इस बॉडी पे फोर्स लगा रही थी, ठीक है। ये एक मेन डिफरेंस है जो हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। जब हमारी बॉडी कुछ हाइट पे थी, ठीक है, ये है हमारी प्लैनेट की रेडियस, तो इस बॉडी पे हमारी पूरी की पूरी अर्थ जो थी वो फोर्स लगा रही थी, ठीक है।
लेकिन अभी देखो डेप्थ के चक्कर में क्या होगा, यहाँ सरफेस पे बॉडी है, नहीं रहेगी, ऊपर भी नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे बोरिंग करके बॉडी को हम नीचे लाएंगे, ठीक है। अभी जैसे ही नीचे लाएंगे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आगे भी मैं बताऊँगा डिटेल में आपको, लेकिन ये वीडियो का थोड़ा ट्रेलर समझ लीजिए। क्या होगा ना, इसके नीचे का मास डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक है। हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। और ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना, वो ग्रेविटेशन क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, मतलब हमेशा वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस केस में क्या था, पूरी की पूरी अर्थ उसको नीचे अट्रैक्ट कर रही थी, करेक्ट है। यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारी बॉडी है, क्या करा, अर्थ के सरफेस से बोरिंग करके हम ऑब्जेक्ट को नीचे लेके गए, कुछ डेप्थ डी जितना नीचे लेके गए। अभी क्या है कि ऊपर कुछ पार्टिकल्स है, नीचे कुछ पार्टिकल्स है। ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये भी पूरा सही नहीं है, आगे पूरा क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन इस बॉडी पे अभी ऊपर के डायरेक्शन में भी अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा और नीचे वाला भी अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। ये पूरा जो मैंने बताया है, इसका निचोड़ एक ही है कि पहली केस में जब हाइट था तो अर्थ की डेंसिटी या उसका शेप, उसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि क्या था, पूरी की पूरी अर्थ इस पे फोर्स लगा रही थी। अभी इस केस में क्या होगा कि पूरी की पूरी अर्थ फोर्स तो लगाएगी, अर्थ के अंदर पार्टिकल्स है ना, हर एक पार्टिकल फोर्स लगाता है हमारी बॉडी पे। लेकिन अभी हर एक पार्टिकल की जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी अर्थ एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, अर्थ के कुछ पार्टिकल अलग तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, बाकी के पार्टिकल अलग तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उस केस में भी हमको वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हम सिंपल तरीके से उसको पढ़ेंगे, वो आज हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो एकदम सिंपल है कि क्या बोलेंगे, अगर आता ही है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल। पहली लाइन लिखेंगे, वी कंसिडर अर्थ एज ए परफेक्ट स्फीयर विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। हम क्या करके चलते हैं, अर्थ को मान के चलते हैं कि अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर है और उस परफेक्ट स्फीयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है और डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ निकालेंगे डेंसिटी की टर्म में, ठीक है। अभी मास ऑफ अर्थ इस केस में निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, वो समझ रहा है। मास जो है अर्थ का पूरा वो फोर्स नहीं लगाएंगे, अभी कुछ मास अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कुछ मास अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो मास निकालना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट मास जो फोर्स लगाएंगे हमारी बॉडी पे, वो यहाँ पे चेंज होने वाला है ना। उस केस में हाइट के चक्कर में वैसा नहीं था, पूरा का पूरा मास फोर्स लगा देता था, ठीक है। तो वो सिंपल था थोड़ा। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी पूरे अर्थ का मास निकाल रहे हैं हम पहले, पूरे अर्थ का, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं हम, स्फीयर, ठीक है। तो पहले एक टर्म लिखते हैं, कंसिडर कैपिटल M कैपिटल R बी द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल M मास है, कैपिटल R अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना मान के चल रहे हैं, रो। डेंसिटी कितना मान के चल रहे हैं, रो। अभी g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे छोटे g की वैल्यू कितनी है, अर्थ सरफेस पे जो हमारा स्मॉल g है उसकी वैल्यू होती है gm/r²। यहाँ पे नीचे क्या होता है जनरली, स्मॉल r, लेकिन स्मॉल r की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, कैपिटल R। कब, जब हमारी बॉडी कहाँ पे हो, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, कैपिटल G एज इट इज, मास लिखो, ये रहा 4/3 पाई r³ रो। मास लिखा और नीचे क्या है, r², ये नीचे क्या आ गया आपका r², ठीक है। फॉन्ट क्लियर होगा, ओके। इसी को सॉल्व करो, देखो क्या हो रहा है, G एज इट इज, 4/3 एज इट इज,
पाई एज इट इज, रो एज इट इज, ऊपर आर क्यूब है नीचे आर स्क्वायर है, बचेगा क्या, सिर्फ आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जैसे हाइट के चक्कर में भी किया था, इक्वेशन 1 निकाला था, इक्वेशन 2 निकाला था, यहाँ पे भी सेम होगा, इक्वेशन 1 तक आ गए हैं। मास को हमने खाली लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से। क्यों ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि मास अभी वेरिएबल है। हाइट में क्या होता था, पूरा मास कंसिडर करते थे, क्योंकि पूरा ही मास बॉडी को नीचे खींचता था। लेकिन अभी हमारी डेप्थ में बॉडी क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो रिजल्टेंट मास जो एक्चुअल एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो चेंज हो जाएगा। ये पहला केस था, हमारी बॉडी अर्थ सरफेस पे थी, ठीक है। अभी क्या कर रही है, इस केस में भी पूरी की पूरी अर्थ उसको नीचे खींच रही है, ठीक है। जब हमारी बॉडी कहाँ पे थी, अर्थ सरफेस पे। लेकिन अभी क्या करेंगे, उसको हम कुछ डेप्थ डी में लेके आएंगे, ठीक है। देखो, नाउ व्हेन द बॉडी इज एट डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस, ठीक है। उसके लिए डायग्राम कैसे बनेगी, ये बाहरी सरफेस है, ठीक है। कुछ ड्रिलिंग करके नीचे लेके गए, यहाँ पे मैं एक इनर सर्कल बनाऊंगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट पी है जहाँ पे हमारी बॉडी है, ठीक है। ये आजू बाजू का पोर्शन में क्या करता हूँ ना, शेडेड कर देता हूँ। शेडेड करने के लिए अलग हम पेन यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर अच्छा क्लियर हो। ये है शेडेड रीजन, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये क्या है, अर्थ सरफेस पे कितना नीचे आए अपन, अर्थ सरफेस पे डी जितना नीचे आए, ये सेंटर है, ये पूरी क्या होती है, रेडियस आर होती है, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहाँ पे पहली बॉडी का सेंटर, दूसरी बॉडी का सेंटर, उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, आर। अभी क्या होगा, ये पहली बॉडी का सेंटर, दूसरी बॉडी का सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कोई निकाल के बता सकता है, वो है आर माइनस डी, आर माइनस डी। तो सीधा यहाँ पे आर माइनस डी डालेंगे क्या, नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अपन ने क्या किया, अभी ऑब्जेक्ट को या हमारी बॉडी को हम लेके आए कितना, डेप्थ डी बिलो दी सरफेस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे है कि इनर सर्कल जो डॉटेड लाइन में बनाया है, और ये है आउटर सर्कल। आउटर सर्कल मतलब पूरी अर्थ, और नीचे मतलब क्या, जो पॉइंट है डेप्थ डी बिलो, एक पॉइंट लिया है पी, जिस पे हम हमारा ये छोटी सी बॉडी वहाँ पे रखेंगे और उसके हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, आर माइनस डी हो जाएगा। अभी ध्यान देना, एक लाइन है आपके बुक में कि द फोर्स ड्यू टू, वो लाइन में यहाँ पे बोलता हूँ, और वो लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। द फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल्स, फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल्स विच आर इन द एरिया और विच आर इन द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन में जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स की वजह से लगने वाला फोर्स, द फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल्स इन द शेडेड रीजन, ये जो बैंड है, ये जो शेडेड बैंड है, इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके वजह से जो फोर्स है, ठीक है, इट विल बी कैंसल्ड आउट, इट विल बी कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। यहाँ पे लिखता हूँ लगे तो आपको भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा, द फोर्स ऑन द बॉडी, कितना दूर का दिखेगा यहाँ से, फोर्स ऑन द बॉडी एट पॉइंट पी, किस पे, फोर्स किस पे, ऑन द बॉडी, वो बॉडी कहाँ पे है, पॉइंट पी पे, किसकी वजह से, ड्यू टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द शेडेड रीजन कैंसल्स आउट ड्यू टू सिमेट्री। ये लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ओके, अभी दिखेगा, ओके। इसका मतलब समझ लो, ठीक है। ये डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखना अभी क्या है, ये हो गया आउटर सर्कल, ठीक है, यहाँ पे आई पार्टिकल्स, बॉडी, और ये हो गया इनर सर्कल। अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर मान के चलते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन लेते भी नहीं हम, ठीक है।
अभी यहाँ पे P है, ठीक है, और ये है शेडेड रीजन। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान देना क्या है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। खाली हमें देखना है शेडेड रीजन को, खाली हमें कहाँ पे देखना है, शेडेड रीजन को। अभी सिमेट्री की वजह से एक पॉइंट होगा, P पार्टिकल के इस साइड वाला मास और P पार्टिकल के उस साइड वाला मास क्या होगा, सेम होगा। तो जो फोर्स है जिसमें हम बोलते हैं Gmm/r², ठीक है, ये हमारी P हो गई स्मॉल m वाली, या फिर ऐसा नहीं लिखेंगे m1 m2, मान लो m2 है हमारा स्मॉल p पे जो बॉडी रखी है उसका मास, और m1 होगा अलग अलग पार्टिकल के मास, ठीक है। तो P से है और हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब क्या, इस साइड पे जितने पार्टिकल्स है इस साइड पे भी उतने ही पार्टिकल्स है, और डेंसिटी यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, इस P पार्टिकल के इधर के साइड, मतलब ये लाइन के इधर के साइड जो पूरा मास है सेम मास होगा उधर के साइड, सेम मास होगा उधर के साइड। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है। दूसरी केस, इसके इधर के साइड में जिस तरह से पार्टिकल की पोजीशनिंग है उसी तरह की पार्टिकल की पोजीशनिंग है इस साइड पे भी, ठीक है। तो क्या होगा, इस पॉइंट P पे जो बॉडी है यहाँ पे एक पार्टिकल फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन ऐसा ही पार्टिकल दूसरे साइड पे भी तो होगा, वो भी क्या करेगा, उस पार्टिकल P पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट होंगी। वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मासेस दोनों सेम होंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होंगी, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हर एक पार्टिकल के साथ होते जाएगा। तो क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन का पूरा मास इस पॉइंट P पे मान लो इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स लगाएगा सेम फोर्स लगेगा ये शेडेड पोर्शंस में जो पार्टिकल है उन पार्टिकल्स की वजह से, और उन पार्टिकल्स की लगने जो फोर्स लगाएंगे वो पार्टिकल्स उसकी डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट P पे लगने वाला कितना होगा, 0, ठीक है, क्योंकि इधर के साइड का मास और इधर के साइड का मास सेम, इधर के साइड पे जो पार्टिकल जितने डिस्टेंस पे है यूनिफॉर्म डेंसिटी की वजह से इधर का डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही होगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिकल के फोर्सेस निकालो, ठीक है, हर एक पार्टिकल का काउंटर फोर्स आपको ये साइड मिलेगा, ठीक है, रीजन वही है सेम, ठीक है। तो ये पार्टिकल का फोर्स इधर का कोई एक पार्टिकल कैंसिल कर देगा, ये पार्टिकल का फोर्स इधर का कोई पार्टिकल कैंसिल कर देगा, ये का फोर्स इधर का कोई कैंसिल कर देगा। तो इस वजह से ये शेडेड रीजन जितना फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, कौन, ये वाला शेडेड रीजन। तो टोटल फोर्स ड्यू टू द पार्टिकल्स इनसाइड दिस शेडेड रीजन विल बी कैंसल्ड आउट ड्यू टू सिमेट्री। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो वो है यहाँ पे किस्सा। तो शेडेड रीजन का फोर्स तो कैंसिल हो गया। अभी यहाँ तक अपन ने क्या किया है, शेडेड रीजन का फोर्स कैंसिल कर दिया। तो शेडेड रीजन का फोर्स कैंसिल होने के बाद कौन बचता है, शेडेड रीजन का फोर्स कैंसिल होने के बाद खाली हमारी ये छोटा सा सर्कल बनता है। तो पूरे पार्टिकल पॉइंट P पे जो हमारी बॉडी है जिसका मास m है उस पे अभी फोर्स लगाने वाला कौन बचा, उस पे अभी फोर्स लगाने वाला हमारा इतना ही मास बचा, ठीक है। अभी ये मास कैसे निकालोगे, तो फिर से ये मास निकालने के लिए सेम कंसेप्ट लगाएंगे। इस स्फीयर की रेडियस कितनी रही अभी, r - d, इतना पूरा कितना था r, इतना d है, d जितना नीचे आ गया, ठीक है। ये पूरा कितना था r, ये कितना है पोर्शन d, तो ये बचा कितना r - d। तो सेम कंडीशन, सेम यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, मास। इस पॉइंट पे अभी जो बॉडी है उस पर फोर्स कौन लगाएगा, ये छोटा सर्कल, क्योंकि ये शेडेड रीजन का फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, किसकी वजह से, सिमेट्री की वजह से, ठीक है। तो नया मास कैसे निकालेंगे, m', फिर से क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो m' निकालो, वॉल्यूम 4/3 पाई, अभी r नहीं क्या, r - d ब्रैकेट क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम।
डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे लास्ट हाइट के वीडियो में हमने किया था, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, उस तरीके से ही करेंगे। चलिए, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो जी डी क्या है, सफिक्स अपॉन जी, नहीं तो बोलोगे जी कैंसिल, ऊपर सिर्फ डी बजाना। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अभी कर देते। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे जी डैश था, सॉरी जी था, और यहाँ पे ओहो सॉरी गलती हो गई मेरे से, है ना। अभी डायरेक्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड इसको नहीं बोलेंगे, थोड़ी घाई हो गई। तो यहाँ पे जी डी लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है जी का, सेम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी तो कैपिटल जी ही रहेगा, एम लिखता हूँ, नीचे का दिखेगा आपको। ओके, 4/3 पाई आर माइनस डी ब्रैकेट क्यूब रो, जी एम लिखा। ठीक है, मतलब अभी एम डैश, मास चेंज हो गया ना। आर की वैल्यू कितनी है अभी, ये आर माइनस टी, तो यहाँ पे आर माइनस टी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को नीचे इधर लिखता हूँ मैं, जी डी कितना होगा, देखो जी 4/3 पाई रो, और लेकिन आगे क्या होगा, देखो ये आर माइनस डी का क्यूब और नीचे स्क्वायर है, ऊपर कितना पावर बचेगा, खाली एक आर माइनस डी का पावर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, थोड़ी गाई हो गई थी। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो जी डी अपॉन जी, इक्वेशन सेकंड का जी डी, इक्वेशन फर्स्ट का जी। अभी देखना यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जी है, जी से जी कट, 4/3 से 4/3 कट, पाई से पाई कट, रो से रो कट। ठीक है, जी डी अपॉन जी, तो आर माइनस टी, यहाँ पे ऊपर क्या बचा, खाली आर बचा, तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो क्या, आर अपॉन आर 1 माइनस डी अपॉन आर, खत्म। ठीक है, तो क्या होगा, जी डी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसको ढंग से देखो, एक में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो 1 में से कुछ ना कुछ माइनस करो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू जी, तो जी की वैल्यू है उसको हम 0 पॉइंट से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, जी से कम ही आएगा। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेस विथ डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अगर वीडियोस को एक साथ अगर हम नॉलेज लेंगे उसका, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सीटी का या जेडबल का भी क्वेश्चन हो सकता है इस पे कि वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जब बॉडी हमारी अर्थ सरफेस पे होगी ना, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इस सरफेस से उसको ऊपर लेके जाओ, जीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, वापिस उसको डेप्थ डी लाओ, फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा जी डी भी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, विल बी एट द सेंटर, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और क्या बोलेंगे, लिखेंगे, चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस विथ, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी पहले विथ द हाइट h अबो अर्थ सरफेस। मतलब क्या, जैसे जैसे उसकी हाइट h को हम बढ़ाएंगे अर्थ सरफेस के ऊपर से, वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी, वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरी विथ द डेप्थ d बिलो अर्थ सरफेस, d बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी ऑन द सरफेस।
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे जी की वैल्यू कम कम होती जाएंगी, जैसे जैसे डेप्थ भी बढ़ाओगे वैसे वैसे वापस फिर से जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएंगी। अगर मान लो आपको बोल दिया कि एट द सेंटर क्या होगा, एट द सेंटर क्या होगा, तो एट द सेंटर जी की वैल्यू होती है 0। कैसे, वापस बताते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, सेंटर पे ला रहे हैं ना, मतलब ये अर्थ है और यहाँ पे लेके आए हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आने के लिए हमको कितना डेप्थ आना पड़ेगा नीचे, d इज इक्वल टू आर, क्योंकि अर्थ सरफेस से कितना नीचे आएंगे हम, कितना उसको बोरिंग करके नीचे लेके जाएंगे। जितनी अर्थ की रेडियस सेंटर तक लेके आना है ना, तो जितनी अर्थ की रेडियस है उतना डेप्थ d हमको नीचे जाना पड़ेगा। अगर उतना d के नीचे गए तो जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी इज इक्वल टू आर है, आर अपॉन आर इंटू जी। तो जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जी इज इक्वल टू क्या, 0, 0 इंटू कुछ भी 0। तो ये भी है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करने लग जाते हैं, टाइम चला जाएगा उसमें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अभी क्या देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से है। ये जी की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है ना, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना। तो जब, और जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू, स्मॉल आर के स्क्वायर। जब आर इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, हमारी जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस पे है, और जैसे कि मैंने बोला अर्थ सरफेस पे जी की क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम। जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, जी मैक्स। इधर डेप्थ और उधर क्या बढ़ाएंगे यहाँ पर, हाइट। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम कम होती जाएंगी, इसलिए एरो ऐसा बताया। ठीक है, और ये हमने स्ट्रेट लाइन बताई है, लेकिन हाइट में ऐसा बताएंगे। किसी को क्वेश्चन आया है ऐसा क्यों, तो ध्यान देना है हमें अच्छे से कि जी डी में आता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, और जी एच में आता है जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। इससे भी क्लियर नहीं होगा तो ठीक है, तो जी एच अपॉन जी जब करते थे तो ऐसा आता है आर अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ पे स्क्वायर था, एक्सपोनेंशियली वेरिएशन है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। ठीक है, और लेकिन जी डी अपॉन जब जी किया सिर्फ क्या मिला, यहाँ पे स्क्वायर बियर कुछ है क्या, यहाँ पे स्क्वायर बियर कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ये लीनियर वेरिएशन है, ये वाला वेरिएशन जो है वो लीनियर है, और ये वाला वेरिएशन जो है वो है एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब समझ रहे हो थोड़ा। ठीक है, अभी जस्ट जब हमने इसका एग्जांपल लिया था, एक जैसे डमी एग्जांपल लिया था हाइट में, तो हमने हाइट ली थी 3200 किलोमीटर और आर बोला था 6400 किलोमीटर। एक्चुअली हाइट की वैल्यू रेडियस से आधी है, फिर भी जब हमने जीएच निकाला था वो 0 मिला। और अभी जस्ट 2 सेकंड पहले हमने क्या निकाला, जी की वैल्यू 0 मिलेगी जब डी इज इक्वल टू आर होगा, और आर की वैल्यू होती है 6400। इसको अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा सोचोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाइट से जैसे जैसे अर्थ सरफेस पे हाइट से चेंज होगी हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो चेंज होती है फास्टर एट दुगने, डबल रेट। कितना, डबल रेट देन दी डेप्थ। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर मान लो, ये एग्जांपल ध्यान में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू है 10 और मुझे डेप्थ कितना नीचे जाना पड़ा, 100 किलोमीटर जितना मैं नीचे गया, तो मुझे जी की वैल्यू मिली 8। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन है कि मुझे डी 100 किलोमीटर करने पे नया जी डी मुझे क्या मिला, नया जी डी मुझे मिला 8। अगर मुझे सेम जी डी चाहिए, मुझे सेम जी की वैल्यू चाहिए कितनी, 8, लेकिन अब मैं बॉडी को
अर्थ सरफेस के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे कितने हाइट ऊपर जाना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, आंसर बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। अगर नहीं तो चलिए देखते हैं। 100 किलोमीटर नीचे आना पड़ा जी की वैल्यू कितनी करने के लिए, 8 करने के लिए। लेकिन जब हाइट के बारे में है तो हाइट आपको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ 50 किलोमीटर ऊपर लेके जाओ, आपको जी की वैल्यू कितनी मिलेगी, सेम 8। अगर मुझे यहाँ पे 200 किलोमीटर लेके जाना पड़ता तो यहाँ पे मेरा काम 100 में हो जाता ऊपर। यहाँ पे मुझे अगर 400 किलोमीटर लेके जाना पड़ता नीचे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसको 200 ही किलोमीटर लेके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि डी जब मैं रखूँगा तो वो बनती है 1 - d/r, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला। हाइट अगर और डेप्थ अगर मैं देखूं तो हाइट के आगे क्या लगा है, 2 लगा है। इसका मतलब क्या है, हाइट की वजह से ज़्यादा फास्ट हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। अगर वापस लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मुझे डेप्थ की वैल्यू डी 1000 किलोमीटर करनी पड़ी क्योंकि मुझे जी डी की वैल्यू चाहिए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको क्वेश्चन पूछा कि मुझे जी की वैल्यू सेम चाहिए, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही चाहिए, लेकिन अभी मुझे बॉडी को ऊपर लेके जाना है, तो हाइट कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं करते बैठना। हाइट उसके लिए क्या आता है, डेप्थ कितना करना पड़ा, 1000 ना, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी, खाली 500, बस आधे में ही काम हो जाता है। ये फास्टर बताता है। ये कैसा वेरिएशन बताता है, ये फास्टर वेरिएशन बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान में भी रखो। ये बुक में कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना भी इसमें जरूरी है। तो इस तरीके से है हमारा वेरिएशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड, मतलब हाइट हो गया पिछले वीडियो में। अभी हमने देख लिया डेप्थ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।